हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और जैसा कि आपको पता होगा कि ऑल्दो इस साल जो अमूमन हर साल रिटर्न फाइल का डेट रहता है वो 31 जुलाई तक का रहता है। बट क्योंकि इस बार CBDT शायद किसी और काम में व्यस्त रही होगी, इलेक्शन वगैरह भी कंट्री में तो बहुत होते रहते हैं ना, तो मे बी या एक बड़े ही क्यूट से मंत्री जी थे दिल्ली में, मुख्यमंत्री जी, तो वो हार गए थे, तो शायद वो दुख मना रही थी। बट फाइनली दे आर केम बैक विथ अ फॉर्म राइट नाउ। और अभी भी ज़्यादा नहीं, बस ITR 1 एंड ITR 4 वो लेके आए हैं, जो 4 जून को उन्होंने उसको पब्लिक किया है, या उन्होंने उसको पोर्टल पे अवेलेबल कराया है टू फिल। अमूमन अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर अभी तक आप अप्रॉक्स 15 लाख के आसपास रिटर्न फाइल हो गए थे, और जो फर्दर प्रोसेस है वो इनिशिएट हो चुके थे। बट इस साल क्योंकि चीज़ें ही लेट आई है, तो अब रश आवर है, हर कोई भरना चाहता है। तो मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक लंबा सीक्वेंस में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ, ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसको बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा छोटा छोटा करके सीक्वेंस में डालूंगा। अगर ये बहुत लंबा बन गया तो मैं इसको एक सीरीज़ के टाइप में डालूंगा कि आप ITR फाइल कर सकते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ITR 1 में कौन आता है, 2 में कौन आता है, 3 में कौन आता है, 4 में कौन आता है, फिर वो फाइल कैसे होती है, अ, बाकी प्रोसेस क्या है फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट। सो अभी हम ये जो स्टार्टिंग वीडियो है इसमें ये बात करेंगे कि ITR कितने तरह के होते हैं। ये एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स ऑफ टैक्सेशन होगा, बट मैं इस वीडियो में नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा ताकि आप वही चीज़ स्पेसिफिक देखो जो आप देखना चाहते हो। सपोज़ आप ITR अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे पे कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए वो टाइम स्टैम्प रहेगा। आप वहाँ क्लिक करोगे, आप ऑल दो वहाँ पहुँच जाओगे कि वो टाइम स्टैम्प में आपके लिए जो आपके लिए नेसेसरी है वो कौन सा हिस्सा है। अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो पूरा देख सकते हो। अगर आप कुछ और इसमें ऐड ऑन कराना चाहते हो, ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस, कमेंट, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं आई सेड विच इज़ नॉट एज़ पर द नॉर्म्स, या कुछ मैं ऐसा बोला हूँ जो अपडेटेड नहीं है, वो पुराना है, या मैं कुछ नंबरिंग मिस कर गया हूँ कि एक नंबरिंग ऊपर होना चाहिए था, तो आपने नीचे का मेंशन किया है। ऑल्दो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि अभी ITR 1 एंड ITR 4 ही अवेलेबल है। आज मैं वीडियो अप्रॉक्स अब 10 तारीख हो चुका है, तो मैं आज के डेट में इसको बना रहा हूँ। तो अभी दो ही ITR पोर्टल्स पे अवेलेबल है, ITR 1 एंड ITR 4। अब उन वो कौन से लोग वो अभी एलिजिबल हैं, यानी अगर किसी को ITR 1 भरना हो तो कौन से लोग उस एलिजिबिलिटी में आते हैं, हम उस पे बात करेंगे। अगर ITR 4 कौन कौन भर सकते हैं उस पे बात करेंगे। अगर आप उस एलिजिबिलिटी में आते हो, मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ITR 1 के लिए, ITR 4 के लिए। अगर आप उस कंडीशन में आते हो तो मेरा पूरा बिलीव है कि आप खुद से भी ITR भर सकते हो। एक क्वेश्चन जो बैक ऑफ माइंड में आता है कि देन व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, कि फिर CA का क्या काम है। CA का काम है फॉर अदर्स थिंग, वो भी मैं डिस्कशन का पॉइंट में लाऊंगा। बट अगर आप सेल्फ फिलअप करना चाहते हो और आपको अपना जो बेसिक डिटेल है, जो आज के टाइम में जो भी कोई थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ करता होगा उसको पता होगा कि इस साइट पे जाना है, ये करना है, ये करना है, तो मैं इस बात की पूरी बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो सामने चला के रख लोगे और अगर आप डिट्टो सिर्फ कॉपी कर लोगे कि फॉर्म 1 भरना है तो क्या क्या करना है, तो आप खुद से भी वो भर सकते हो। कौन नहीं भर सकता है, वहाँ क्या कंडीशन है, कब आपको डेफिनेटली CA के पास ही जाना पड़ेगा, उसका भी हम बात करेंगे उस वीडियो में। और कब आप खुद से भर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें कब हम खुद से भर सकते हैं। ये वीडियो प्रोबेबली और मोस्टली उसी चीज़ के लिए है कि खुद से अगर भरना हो तो एक शॉर्ट्स ऑफ सजेशन कैसे हो सकता है वो होगा। टाइम स्टैम्प डाला होगा, आपको ये पूरा बात सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बिल्कुल नहीं सुनना पड़ेगा। आप टाइम स्टैम्प पे जाओगे, आप अपना काम करके
उसको एंड कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, ऑलवेज़ वेलकम योर सजेशंस। आप अगर कुछ और चीज़ पे वीडियो बनाने बोलोगे तो मैं डेफ़िनेटली वो बनाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम बिगिनिंग कि कितने टाइप के आईटीआर होते हैं एंड सो ऑन। सो बात करते हैं कि कितने तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। तो टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बट कॉमन लाइफ में या मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिस पर्पज़ से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ वो 1 2 3 4 में ही मूव करते हैं। 5 6 7 भी इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई यूज़ नहीं है। बट या तो वो किसी पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे करते हैं, या वो तो किसी कंपनी का हो, ट्रस्ट, जैसे आईटीआर 5 हो तो किसी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी का है तब आप कर सकते हो। आईटीआर 6 है तो वो कंपनी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सा बात है वो आपके काम का है नहीं, या एक नॉर्मल आदमी के लाइफ का तो है नहीं। आईटीआर 7 है वो किसी ट्रस्ट से है, चैरिटेबल, तो वो उनमें आता है। जिस पर्पज़ से ये वीडियो कर रहा हूँ वो 1 2 3 4 के लिए कर रहा हूँ। एंड एज आई सेड कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉर्म अवेलेबल हैं, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4। सो जो भी मैं थियरी बोलूँगा या जो भी मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा वो उसी पर्टिकुलर आईटीआर फॉर्म से रिलेवेंट होगा। क्योंकि अगर मैं चारों फॉर्म के बारे में बोलूँगा और केवल 2 का प्रैक्टिकल दिखाऊँगा देन इट विल बी अ बल्की। बल्कि यानी कि बहुत सारा थियरी हो जाएगा और प्रैक्टिकल बहुत कम रहेगा। तो अभी आईटीआर 1 एंड देन आईटीआर 4 कैसे फाइल होता है, क्या चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, वो करेंगे। एंड जैसे ही 2 एंड 3 पोर्टल पे अवेलेबल होगा डेफिनेटली विथ थियरी एंड प्रैक्टिकल मैं उसको अपलोड करूँगा। माइट बी वो इस जो मैं सीक्वेंस ऑफ वीडियो बना रहा हूँ उसका वो सेकंड हिस्सा होगा। इसमें हम बात करेंगे आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 का, कि आईटीआर 1 क्या है, इसमें कौन लोग एलिजिबल होते हैं, खुद से हम कब फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 क्या है, उसमें कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन से इंडिविजुअल एलिजिबल होते हैं, एचयूएफ एलिजिबल होते हैं, और वो कैसे फिलअप होगा, क्या चीज़ें होंगी, उस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ आईटीआर 1। आईटीआर 1 इनकम टैक्स रिटर्न्स का फॉर्म 1 कौन भर सकता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ जो रेसिडेंट हो। उसका प्राइमरी कंडीशंस क्या है? यही है कि वो इंडिविजुअल हो, वो एचयूएफ हो, रेसिडेंट है, एंड द इम्पॉर्टेंट कि उसकी कोई सैलरी की इनकम हो। मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। अगर आप कहीं भी काम करते हो और आपके काम के अगेंस्ट फॉर्म 16 क्रिएट होता है, ठीक है, आपके काम के अगेंस्ट फॉर्म 16 क्रिएट होता है, वेदर यू आर इन प्राइवेट जॉब, यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, इट्स अप्लाई टू ऑल द एम्प्लॉयज़। तो आप आईटीआर 1 के थ्रू आते हो। मीनवाइल बाकी भी कंडीशंस हैं, उस पे भी बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा मोर थियरी में बात करता हूँ। जो मैंने यहाँ बताया हुआ कि मेनली 7 होते हैं, बट जो रियल लाइफ में है वो यही 4 यूज़ में आते हैं। अगर कोई नीचे वीडियो में नेसेसरी लगेगा, अगर कोई कमेंट करेगा कि ऑल्सो मेक द प्रैक्टिकल एंड थियरी पोर्शन ऑफ 5 6 7, तो मैं उस पे भी करूँगा। बट मेनली अभी आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 पे हमारा फोकस होगा, क्योंकि विद थियरी एंड प्रैक्टिकल वो साथ हम करेंगे। एक है कि आपका सैलरी का इनकम है, कोई रेंटल का इनकम है, होम लोन टैक्स बेनिफिट इंटरेस्ट आपने डिडक्ट किया है, और बैंक का कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है। किस पे अप्लाइड है? जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो ऑल प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाइड है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सरकारी जॉब नहीं कर रहा हूँ तो डज़न्ट मैटर। आप कहीं अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल नॉर्मल यानी सपोज़ कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ ना फॉर्म 16 है ना कुछ है। वहाँ एक वर्बल कैश है, यानी कुछ
रिटन वे में है नहीं, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन का है नहीं, डीए वगैरह का कुछ मैटर है नहीं। अगर आपको पेंशन भी मिलता है, केवल सैलरी की बात नहीं हो रही, पेंशन भी है, अगर आप रिटायर्ड हो आपको पेंशन मिलता है, देन ऑल्सो यू विल कम अंडर ITR फॉर्म 1। फैमिली पेंशन का इनकम है, रिटायर्ड पेंशन है, मेरे फ्रेंड लोग हैं उनके दादाजी लोग को मिलता है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो फाइल करेंगे तो ITR 1 फाइल करेंगे। मीनवाइल इसमें अगर थोड़ा सा भी कंडीशन इधर उधर होगा तो वो ITR 2 में चला जाएगा। मैं अभी केवल थोड़ा डिफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ, जब ITR फॉर्म 2 आ जाएगा तो मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा कि ये जितनी चीज़ें थी यहाँ, कि सैलरी का इनकम, रेंटल इनकम, होम लोन पे जो डिडक्शन है वो, इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन है, सो बैंक का इंटरेस्ट, और ये सभी प्राइवेट पे है, आर्मी पर्सन पे है, फुल टाइम जो जॉब कर रहा है, प्रोफेशनल है, रिटायर्ड अगर कोई है और उसको पेंशन मिल रहा है, फैमिली पेंशन इनकम पे है, तो ऑब्वियसली ही विल गो विथ ITR 1 फॉर्म। बट अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई कंडीशन ऐड होता है, तो जैसे सपोज ऊपर का जो कंडीशन है वो है सैलरी बाकी चीज़ें, अगर इसमें म्यूचुअल फंड अगर आप थोड़ा बहुत डालते हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, कि मैं ये सोच के डाल रहा हूँ, ये एक टाइम के बाद ये पक जाएगा तो मेरे लिए एक बहुत काम का आएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, किसी स्टॉक में आपने डाल के रखा है, आपको कोई कैपिटल गेन है, शॉर्ट लॉन्ग वॉटेवर, तो उस केस में आप फिर 1 फाइल नहीं कर सकते, फिर आप 2 में चले आओगे। एंड द बिगेस्ट कंडीशन ये है कि यहाँ जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो लेस देन 50 लाख होना चाहिए, एग्रीगेट सैलरी, रेंटल इनकम, बाकी सब चीज़ मिला के, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम सब मिला के 50 लाख से कम होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, फिर आप ITR 2 में चले आओगे। सो अगर आप टिपिकल एक गांव के आदमी हो और आप कुछ नहीं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग कर रहे हो, सरकारी जॉब में हो और आप पढ़ाने के अलावा आप कुछ दूसरा काम नहीं कर रहे हो, देन आपके लिए ITR 1 सही है। सही नहीं है मतलब आपके लिए ITR 1 ही लीगली राइट है, आप ITR 1 ही फाइल करोगे। ये फाइल कैसे होगा, तो हम इसको एज अ प्रैक्टिकल वे में जानेंगे कि ये फाइल कैसे होगा। कुछ और कंडीशंस हैं, हम उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे जो एक इन अ वे मैंने बताया ही, बट यहाँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तो आपको बेटर क्लैरिटी के साथ आएगा कि टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो मैंने बताया ही है। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, अगर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी, या आप रिटायर हो चुके हो तो पेंशन। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और कोई अदर इनकम है, बट उस अदर इनकम में आप किसी लॉटरी से, गेमिंग से, ड्रीम 11 से, नाम लेना सही नहीं है बट हाँ ठीक है, ड्रीम 11 से या बाकी किसी चीज़ों से अगर आप कुछ प्राइज़ जीते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वो पर्टिकुलर अलग स्लैब में वो चला जाता है, वो 30% डिडक्शन में आ जाता है। सपोज़ अगर मैंने कोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा लगाया है और मैंने जीता है, और मैंने 1 करोड़ जीता है सपोज़, तो वो स्ट्रेट अवे विदाउट इफ एंड बट वो 30% का डिडक्शन लग जाता है। यानी अगर मैंने 1 करोड़ जीता है तो मुझे पहले ही वो 30 लाख उसमें से काट लेंगे, फिर अमूमन वो बैंक चार्जेस ये वो करके हाथ में 67 लाख 66 लाख के आसपास आता है वो। तो और दूसरा है कि अगर लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल गेन है 111(2), तो भी आप ITR 1 फाइल के अंडर आते हो। और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक है, अगर इनकम 50 लाख से एक्सीड कर गया तब आप ITR फाइल नहीं कर सकते हो। इनकम अगर 5,000 से एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर गया तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोटा टैक्सेबल कैपिटल गेन है तब भी आप नहीं कर सकते हो। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम है देन ऑल्सो यू कैन। अगर आप एक से ज़्यादा घर है और उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, बाकी ये फॉरेन इनकम है 194 के अंदर आपने डिडक्शन लिया है, आप ये कर सकते हो। बट जो
मोर ओवर है, या एक इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉस नीड टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर इनकम टैक्स। तो ITR 1 फाइल करने का सीधा सीधा कंडीशन ये है कि आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी इनकम है, थोड़ा बहुत रेंटल इनकम है, आपने कोई होम लोन पे इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट डिडक्ट करवाया है, आपको कोई बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड कोई डिविडेंड का इनकम है, देन यू आर गुड टू गो विथ ITR 1। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे फिलअप करते हैं, कैसे फॉर्म 16 से हम डाटा स्क्वीज करके फॉर्म में भरते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ डिट्टो कॉपी पेस्ट करके अपना ITR भर सकते हो विदाउट एनी नीड ऑफ CA और वट एवर। चलो ठीक है, देखते हैं कि हाउ इट्स डन इन प्रैक्टिकल वे। हाँ, तो देखते हैं अब कि ITR 1 कैसे फाइल होता है। ITR 1 फाइल करने के लिए हम सबसे पहले लैपटॉप में हम क्रोम में यहाँ ITR सर्च करके, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होम पेज है, तो हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो अभी हमारे काम का नहीं है। जैसे यहाँ एक दो चीज़ें दिख रही होंगी कि E वेरीफाई रिटर्न या वेरीफाई पैन स्टेटस, एक नया टैब जो कुछ टाइम पहले हुआ है कि नो योर रिफंड स्टेटस, यानी जब आप रिटर्न फाइल करते हो अगर आपको कुछ रिफंड मिलने वाला है तो वो उसका स्टेटस क्या है, वो यहाँ टैब है। बट इट्स बेटर कि आप अपना जो आईडी है उसमें लॉगिन करके वहाँ से करो, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप करोगे तो मोर ओवर वो सेम ही इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन आता है कि नाउ आपको वो लॉगिन करके ही वो यहाँ से करना होगा। प्री लॉगिन में वो अवेलेबल नहीं है, जो पहले प्री लॉगिन अवेलेबल था वो पोस्ट लॉगिन हो चुका है। सो हम होम पेज पे आ जाएंगे। अब होम पेज पे यहाँ दो चीज़ें दिख रही होंगी, रजिस्टर्ड और लॉगिन। अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ रजिस्टर्ड में जाएंगे और जैसे एक नॉर्मल वे में हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं वो हम वैसे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। और अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो हम यहाँ लॉगिन सेक्शन में जाएंगे। यहाँ जो हमारा यूज़र आईडी है वो मेंशन होता है आइदर इन टर्म ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई और यूज़र आईडी। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो पैन कार्ड होता है वही फीड इन होता है, उसी के थ्रू हम आगे करते हैं। तो मैं एक बार पहले पैन, और मैं जिनका ये भर रहा हूँ और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक बार पहले वो पैन और पासवर्ड भर लेता हूँ, एंड फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि ये आगे कैसे डिक्टेट होता है, चलता है। ये स्क्रीन थोड़ा प्राइवेसी के कारण ब्लर करना पड़ा है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग, किसी का पैन हो गया या कोई भी जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो। और जब हम यहाँ पैन कार्ड डाल देंगे और हम जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ वो पैन नंबर है, एक जो एक सिक्योर एक्सेस मैसेज होता है वो है, और हम यहाँ इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ जो हमें पासवर्ड पता है हम वो पासवर्ड डाल लेंगे, और पासवर्ड डाल के हम यहाँ कंटिन्यू पे करेंगे। तो हम अब जो पोर्टल है इनकम टैक्स का हम उस पे आ चुके हैं, यानी हम लॉगिन कर चुके हैं। ये जिनके नाम पे है वो मैं नाम तो नहीं बता सकता, बट ये उनके नाम पे है। और यहाँ एक आपको सेशन टाइम नीचे दिख रहा होगा कि ये सेशन 15 मिनट के बाद लॉग आउट हो जाएगा इफ़ आई एम इनएक्टिव। अगर मैं उस पर अगर मैं ये पेज खुला छोड़ दूंगा तो आफ्टर 15 मिनट ये सेल्फ लॉग आउट हो जाएगा, अनलेस एंटिल मैं अगर इस पर कुछ करता रहूँगा तो वो ऑटो रिफ्रेश 15-15 मिनट होते रहता है। बट बिफोर ये हम लॉगिन करके अंदर आ चुके हैं, इससे पहले हम आगे जाए तो हम एक चीज़ जो AIS है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, हम एक बार उसको पहले देख लेंगे। ये अगर आप देखोगे लॉगिन के बाद तो डैशबोर्ड, ई फाइल, सॉरी, डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथोराइज पार्टनर, सर्विसेज, एंड उसके बाद AIS का सेक्शन है। जब आप इसमें क्लिक करोगे तो ये आपको एक बिल्कुल नए पेज में ले जाएगा, यानी ये एक नया पेज में खुलेगा। ये पहले वाला पेज है और ये जो अभी खुला है AIS का। जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो टैक्स पेयर का इंफॉर्मेशन सिस्टम है
और इस पैन के थ्रू, जो पैन अभी हमने डाला है, उस पे ओवरऑल इस साल में टीडीएस जो कटा है वो किस अमाउंट के अगेंस्ट में कटा है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि इंफॉर्मेशन सोर्स सदर हॉस्पिटल, जगह का नाम आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू टेल, सदर हॉस्पिटल, अमाउंट पेड या क्रेडिटेड 9,80,020 रुपया, टीडीएस अंडर 192 एंड टर्म ऑफ सैलरी वो पेमेंट हुआ है, एनुअल इन्फॉर्मेशन है। और टैक्स पेयर का अगर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे तो इन्होंने इनको केवल इनको ओवरऑल 3 सॉर्ट्स ऑफ पेमेंट रिसीव हुआ है। एक वो सैलरी का हिस्सा है जो 9,89,000 के आसपास है। एक इंटरेस्ट ऑफ बैंक है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये और डिटेल में खुलेगा कि सीपीआरसी चेन्नई की तरफ से कितना का इंटरेस्ट आया है, आईडीबीआई बैंक की तरफ से कितना का इंटरेस्ट आया है। और अगर सपोज ये तो सिर्फ जो फंड पड़ा होगा अकाउंट में उसका इंटरेस्ट है। अगर आप एफडी करते हो, टर्म डिपॉजिट है या कोई आप बड़ा एफडी करते हो, तो उसका मोटा इंटरेस्ट आता है, वो भी यहीं आपको दिखेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स में दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो 516 रुपया है, और सैलरी का यहाँ 989 का टोटल आया है। ये नहीं मेरे पैन के अगेंस्ट, यानी जो पैन अभी मैंने फिड इन किया है जिनका मैं काम कर रहा हूँ उनके अगेंस्ट उनको सैलरी के रूप में इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में और इस असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग 9,89,828 रुपया का सैलरी उनको रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट जो बैंक के तरफ से वो 146 रुपया का रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स थिंग वो 516 रुपया का इंटरेस्ट हुआ है। अब आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप जो फॉर्म 16 मिलता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा ग्रॉस सैलरी ये था, स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना का हुआ था, तो मेरा नेट जो टैक्सेबल अमाउंट है वो इतना बन रहा है कि नहीं। तो ये एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इजीली अवेलेबल होता है लॉगिन के बाद। आप यहाँ टैब में फिफ्थ नंबर में यहाँ जाके आप यहाँ देख सकते हो एआईएस को, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो आपके पैन के अगेंस्ट जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो वहाँ रिफ्लेक्ट करता है। तो अब आते हैं कि रिटर्न भरा जाएगा कैसे, उसमें आगे प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, और इस बार का जो असेसमेंट ईयर है आपको दिख रहा होगा, करंट असेसमेंट ईयर 25-26 का। और दो तरीका है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट मोर ओवर आप इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन ही करो, और मैं बेसिकली ये ऑनलाइन के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो। तो जब आप यहाँ असेसमेंट ईयर 25-26 इस साल का सिलेक्ट करके जब आप आगे बढ़ोगे और आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, तो एक ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है कल के डेट में जो मैंने स्टार्ट किया था फिलिंग। बट क्योंकि मुझे एक फ्रेश बताना है तो एक काम करते हैं, एक नया फिलिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पहले सेलेक्ट करना है कि आप क्या हो, एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई आपका फैमिली का बिजनेस था या कुछ ऐसा था, या कोई अदर्स हैं। ऑब्वियस बात है, हम एज अ पर्सन इंडिविजुअल ही हैं, तो हम इंडिविजुअल यहाँ टैग है, एचयूएफ भी है, अदर्स भी है, बट हम इसको इंडिविजुअल, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अदर्स, जैसे मैंने टैब सेलेक्ट किया है तो यहाँ बहुत सारे पॉपअप्स खुल गए हैं कि कंपनी है, या एसोसिएट्स ऑफ पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, बट वी आर इंडिविजुअल, तो हम यहाँ इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब एज ऑफ नाउ दो ही फॉर्म अवेलेबल है, ITR 1 एंड ITR 4। अभी मैं जो भी बता रहा हूँ वो रिलेवेंस टू ITR 1 बता रहा हूँ, यानी ऐसे आदमी जो सैलरीड हैं, या सरकारी हों या प्राइवेट हों, या उनको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है जिसके अगेंस्ट टीडीएस कटता है। जैसे नॉर्मली अप टू 5 लाख तक टीडीएस का कुछ ऐसा है नहीं। तो अगर आपको आपके सैलरी के अगेंस्ट टीडीएस कटता है तो आप फॉर्म 1 भरोगे, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या अगर आपको नील या ज़ीरो वगैरह भरना है तब भी आप ITR 1 के थ्रू ही आओगे। अमूमन होता क्या है कि कई बार हम ITR भरते हैं फॉर अ सेक ऑफ लोन, कि हमें लोन चाहिए, एंड द बैंक ऑफिशियल्स वांट ITR, तो उसके लिए हम ITR 1 ही भरते हैं। हाँ, या हम आर्मी ऑफिशियल्स हैं या हमें पेंशन मिलता है, तो हम उसके अगेंस्ट में ITR 1 ही भरेंगे। तो यहाँ ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, नीचे प्रोसीड विथ ITR 1। अब यहाँ मेरा जो भी इंफॉर्मेशन होगा पैन के थ्रू, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो ऑलरेडी यहाँ रेड पॉपअप आपको दिख रहा है जिसमें लिखा रहा है कि प्लीज़ नोट न्यू टैक्स रिजिम इज़ द डिफ़ॉल्ट रिजिम। दो तरह के टैक्स रिजिम होते थे, ओल्ड और न्यू। मैं दोनों में बताऊंगा कि न्यू में करने का क्या फ़ायदा है और ओल्ड में करने का क्या फ़ायदा है। इट्स बेटर कि आप न्यू के थ्रू ही जाओ।
काइंडली कंपेयर द टैक्स लाइबिलिटी एज पर द न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजिम बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न, यानी आप दोनों पे कंपेयर कर लो। इस साल से असेसमेंट ईयर जो अभी चल रहा है 25-26 का, उसमें से जो डिफ़ॉल्ट रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम का है, बट आप ओल्ड में भी भर सकते हो। दिया भी हुआ है कि लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम, बट न्यू के अंदर क्या है कि जो भी एग्जाम्पशंस था, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता था, या लीव ट्रेवल अलाउंसेस मिलता था, डिडक्शन जो 80C 80D का मिलता था, वो सब आपको नहीं मिलेगा, या चैप्टर 6 के अंदर जो भी डिडक्शन था वो आपको 6A के अगेंस्ट वो आपको नहीं मिलेगा। और जो भी डाटा अवेलेबल होगा वो ऑलरेडी यहाँ आपका फिलअप होके आ गया होगा फॉर्म 16 के अगेंस्ट। यहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। तो क्या क्या आपको चाहिए? फॉर्म 16 चाहिए इफ़ यू आर ए एम्प्लॉय, हाउस रेंट रिसिप्ट अगर आपके पास है, और इन्वेस्टमेंट इन प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट, LIC LIP जो भी है अगर वो आपके पास है तो ऑलरेडी वो आपके पास रखोगे तो वो ईजिली फिलअप हो जाएगा। अब हम लेट गेट स्टार्टेड, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वो 3 चीज़ पूछेगा। पहला कि क्या टैक्सेबल आप इसलिए टैक्स भर रहे हैं क्योंकि आपका जो इनकम है वो एक जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा है। पिछले साल वो 3 लाख का था, इस बार अभी जो हम भर रहे हैं वो मेनली 7 लाख तक का होगा। नेक्स्ट ईयर उस गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसको 12 लाख तक का कर दिया है कि 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो 5 से शुरू हो जा रहा है या नीचे के लेवल से शुरू हो रहा है। और दूसरा है कि हम रिटर्न इसलिए भर रहे हैं कि मेरा जो एग्रीगेट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और बाकी ऐसे टर्म एंड कंडीशंस है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं ये करूँ तो नीचे एक अदर्स बोल के ऑप्शन है। इफ़ यू आर इन कन्फ्यूजन देन अदर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है कि जो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है बहुत सारा वो ऑलरेडी भरा जा चुका है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी फॉर्म 16 से बैंक का इंटरेस्ट जो भी होगा वो ऑलरेडी वो गैदर करके पैन के थ्रू ऑलरेडी यहाँ भरा हुआ है, जो 5 हेड्स ऑफ के रूप में यहाँ दिख रहा है कि एक पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और एक बार चेक कर लेंगे कि जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है या नहीं, तो यहाँ दिख रहा होगा कि फर्स्ट नेम सही है, लास्ट नेम सही है, मेरा पैन नंबर सही है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये सब ऑलरेडी ब्लर होगा क्योंकि आई कैन नॉट शेयर एवरी नेसेसरी एवरी डिटेल, क्योंकि ये ऑब्वियसली किसी और का है तो मैं हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता। बट मोर ओवर कॉन्टेक्स्ट वही रहता है कि वो सेम चीज़ जो आपका बेसिक डिटेल है, मेरा नाम धीरज है, तो मैं बस ये चेक कर लूँगा कि जो मेरा नाम है, मेरा पैन नंबर सही है या नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं, मेरा आधार नंबर सही है या नहीं, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो सही है, जो मैंने ईमेल आईडी दिया है वो सही है या नहीं। और अगर सही नहीं होगा तो यहाँ राइट साइड में एडिट का ऑप्शन रहता है, आप एडिट करके वहाँ से उसको एडिट कर सकते हो। एडिट के लिए 2 OTP जाता है, एक मोबाइल नंबर पे जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा और एक आपके ईमेल आईडी पे। दोनों OTP आप डालोगे तो आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ एड्रेस दिया हुआ है जिनका मैं फाइल कर रहा हूँ। यहाँ आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि आप काम करते हो प्राइवेट, गवर्नमेंट या जो भी, बट कहाँ करते हो। जैसे मैं जिनका फिलअप कर रहा हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। सपोज़ अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते, वो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, अच्छे सैलरी के साथ कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, फिर मैं अदर्स पे सेलेक्ट करता। या सपोज़ अगर मैं किसी ऐसा सीनियर सिटीजन का भर रहा हूँ जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, नाउ ही इज़ रिटायर्ड, और उनको केवल पेंशन रिसीव होता है, तो यहाँ SG पेंशनर यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है यानी जो आर्मी में रहे होंगे या कहीं और रहे होंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। कोई अदर पेंशनर है, अग्निवीर स्कीम, ये वो एक आई थिंक जो विडो लोग को मिलता है वो वाला है। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप एम्प्लॉय हैं, कोई पब्लिक सेक्टर का आप अगर काम करते हैं, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो यू कैन गो विथ अदर्स। बट अगर आपको ये स्पेसिफिकली पता है कि मैं काम करता हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, या मैं केंद्र सरकार का मुलाजिम हूँ, मैं राज्य सरकार का मुलाजिम हूँ, तो आप उसको एज पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप उसको डाटा फिल कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी है, इसमें मतलब यहाँ आपको रेड स्टार दिख रहा होगा तो यानी वो एस्ट्रिक्स है, यानी वो नेसेसरी ही आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ फाइलिंग सेक्शन है कि कौन सा सेक्शन के अंदर भरना है। ऑब्वियस सा बात है,
यहाँ यहाँ आपको एक टाइमलाइन दिख रहा होगा कि जो 15 मिनट का टाइम था उसमें अब 5 मिनट बाकी है। तो अगर मैं इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहूँगा तो कंटिन्यू सेशन, अदरवाइज़ मैं लॉग आउट करूँगा तो यहीं से ये सेशन लॉग आउट हो जाएगा, यानी मुझे वापस से फिर पैन, पासवर्ड और फिर लॉगिन करना पड़ेगा। बट मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ये यहाँ आपको टाइमलाइन दिख रहा होगा कि वापस से अब ये 15 मिनट रिफ्रेश हो चुका है। अब कौन से सेक्शन के अंदर होगा, तो मैं रिटर्न का जो डेट है, गवर्नमेंट ने उसको अमूमन 1 अप्रैल से 31 जुलाई होता था, बट गवर्नमेंट ने उस बार उसको इंक्रीज़ करके 15 सितंबर कर दिया है, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन सी सीबीडीटी बहुत लेट से लेके आई थी। तो अगर आप उसके पहले भर रहे होगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेक्शन 139 1 सेलेक्ट होगा। अगर आप 15 सितंबर के बाद भरोगे तो ये सेक्शन 139 4 बिलेटेड रिटर्न्स आफ्टर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के पहले है तो 139 का 1 वो डिफ़ॉल्ट सेट होगा, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर उसके बाद होगा तो 139 4। हाँ, अगर भरने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर वो रिवाइज़ रिटर्न का है या अपडेटेड रिटर्न का है, वो आप कर सकते हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रहा होगा कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करें। यहाँ जो लिखा हुआ है वो है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शंस अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं? जिनको उस लेवल की क्लैरिटी नहीं है, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि अगर आपके पास एक सिमिलर सॉर्ट्स ऑफ इनकम है, जैसे अभी मैं जिनका भर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा-सा वीडियो पीछे करोगे तो आप देखोगे कि मोर ओवर 10 लाख के आसपास का इनका दिख रहा है कि सैलरी एंड बाकी चीज़ों से के आसपास से इनको अमाउंट रिसीव हुआ है। अब मैं ये अभी आपको एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम से पहले दिखा देता हूँ कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम से हम इनका बाकी चीज़ करेंगे तो इनको कितना टैक्स बन रहा है। और अभी मैंने यहाँ पे ओल्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है? मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं वापस से यहीं से स्टार्ट करूँगा कि क्या-क्या करना है। तो मैंने यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है, यानी न्यू से मैंने ऑप्ट आउट कर लिया है, बाहर आ गया हूँ मैं। यहाँ मैंने कन्फर्म किया, मैंने सपोज़ इसको कन्फर्म किया, मैंने इसको कन्फर्म किया है क्योंकि ऑब्वियस सा बात है मुझे उस लेवल का कोई नहीं चाहिए। डिडक्शन अगर मुझे पता है कि पेंशन फंड या बाकी कुछ ऐसा है तो मैं उसमें डाल सकता हूँ। अग्निपथ स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस, हायर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर, अगर आप लोन वगैरह है तो आप यहाँ डाल सकते हो। सपोज़ यहाँ अगर कोई डाटा न डाला जाए और केवल विदाउट डिडक्शन किया जाए, और जब मैं यहाँ प्रोसीड करूँगा तो मुझे इस साल 66,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जिनका मैं भर रहा हूँ अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से जाऊँ, विदाउट एनी डिडक्शन। हो सकता है वो अपने बच्चे के लिए लोन लिए हों, जिसका इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन मिल जाएगा उनको। बट अब सिमिलर केस में अभी मैंने ओल्ड रिजीम से ये फ़ाइल किया है, मैं इसको चेंज करके न्यू पे जाता हूँ, फिर हम न्यू के थ्रू देखेंगे कि न्यू से फ़ाइल करने में हमें क्या-क्या चीज़, बैक टू समरी चले जाते हैं। अब यहाँ मैं जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाता हूँ। ये चेंजेस जो भी अब होगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही होगा। तो यहाँ हम आ जाते हैं और अब हम पुराना स्कीम छोड़ देते हैं, न्यू स्कीम में आ जाते हैं कि न्यू स्कीम में यानी हमने वो सारे चीज़ छोड़ दिए हैं कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, एटीसी का अलाउंसेस, जो स्टैंडर्ड चैप्टर 6A का होता है उसका सब मैंने वो छोड़ दिया है। अब मुझे दिख रहा है कि जो टैक्स पेड है वो 43,000 रुपया है और जो टैक्स लायबिलिटी है वो 43,210 रुपया है। अगर हम इसको वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, अब हमको अगर इस साल रिटर्न भरना है तो मात्र 70 रुपये का पेमेंट करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि ये सैलरी कम था इसीलिए। अगर सपोज़ आप मच लार्जर अमाउंट में कर रहे हो तो आप वहाँ कैलकुलेट करके देख लेना। कैलकुलेट करके इसलिए भी देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि विच वन इज़ बेटर फॉर मी, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। तो यहाँ अगर थोड़ा आप पहले जाके देखोगे कि पुराने टैक्स रिजीम के साथ हमें 66,000 के आसपास का रिटर्न भरना पड़ रहा था विदाउट एनी डिडक्शंस। हो सकता था उसमें एचआरए वगैरह का डिडक्शन हम करते तो हमको रिसीव होता था, बट यहाँ हमें मेयरली एक 70 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है टू सेटल ऑफ। सो वापस से चलते हैं मेन पेज पे, रिज्यूम फाइलिंग करते हैं। यहाँ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये हमने देख लिया था, हमने जो ऑप्ट आउट है वो न्यू टैक्स रिज्यूम कर लिया है।
यहाँ और नीचे बैंक डिटेल है कि अगर मैं रिटर्न भर रहा हूँ तो अगर कुछ सॉर्ट्स ऑफ रिफंड बनता है तो वो किस नंबर पे आएगा। यहाँ एक बैंक डिटेल आपको दिख रहा होगा और नॉमिनेटेड फॉर रिफंड ऑलरेडी वो हो चुका है और वैलिडेटेड भी है। वैलिडेशन कैसे होगा वो एक अलग प्रोसेस है। अगर इफ़ समबडी विल नीड आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो। वो जब आप मेन प्रोफाइल में जाते हो तो वहाँ नीचे बैंक डिटेल्स अपडेट करके आता है, आप वहाँ उसको कर सकते हो। आप वहाँ उसके साथ अपडेट कर सकते हो। प्रोसेस सेम है कि मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे ओटीपी जाता है और फिर वो वेरिफिकेशन हो जाता है। तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है पहला वो क्लियर है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अब आता है कि ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। तो जो सैलरी का इनकम है वो 9,89,000 है। कोई अदर अलाउंसेस, क्योंकि हमने न्यू रिजीम ऑप्ट आउट किया है तो ऑप्ट इन किया है, सॉरी, न्यू टैक्स रिजीम हम के थ्रू हम भर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो भी बाकी सारे डिडक्शंस और चीज़ें थी वो हमें नहीं मिलेगी। वी विल बी स्ट्रेट अवे ऑल आउट। और इनकम रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन, तो नेट सैलरी बन के आता है 989,828, यानी 9,89,828 रुपया। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 का है। अगर हम इसको ओल्ड रिजीम से फॉलो करते तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मात्र 50,000 का मिलता था। तो हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था वो सही है। हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें दिख रहा है कि जो मोटा मोटा इनकम है वो हमारे सैलरी का है। उसके अलावा कोई हाउस प्रॉपर्टी मैं जिनका भर रहा हूँ उनमें हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम नहीं है। अगर आपका होगा तो आप यहाँ एडिट कर लेंगे और एडिट करके आप यहाँ टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना है, अगर आप खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है तो कितना रेंट आता है, क्या आता है, वो आप मैनुअली भी यहाँ भर सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर कुछ है तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 651 रुपया, ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ ऑलरेडी फाइल हो चुका है विदाउट, मतलब मेरे फाइल करने के पहले ये से ये ऑलरेडी फाइल है। ये कहाँ से आया है? ये हमारे जो एआईएस था, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो जो एआईएस वाला सेक्शन था ये यहाँ एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट, सॉरी, तो जो एआईएस वाला सिस्टम था तो यहाँ हमको दिख रहा होगा कि हमें दो तरीके से जो इन अदर इनकम है वो रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। यानी बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 135 और 11 रुपया, और अदर्स जो सीपीआरसी चेन्नई की तरफ से रिसीव हुआ है वो 516 रुपये का हुआ है। वही डाटा यहाँ हमको शो हो रहा है 651 का। तो क्योंकि ये सैलरीड एम्प्लॉय थे और बाकी कोई इनकम नहीं था तो ये मच रिलेवेंट, थोड़ा इजी फीलिंग था, जो अमूमन एक कॉमन आदमी का यही हो सकता है, होता है। तो ये वाला सेक्शन सही है, हमने इसको कंफर्म कर दिया है। डिडक्शन कोई हमें इसलिए नहीं अवेलेबल है क्योंकि हमने न्यू टैक्स रेजिम लिया है। अगर इसके बाद भी हमें कुछ मिल रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो अगर कुछ है तो आप वहाँ एडिट करके डाल सकते हो। अगर अग्निपथ स्कीम में है तो वो डाल सकते हो। कोई अदर काइंड ऑफ डिडक्शन है तो आप उसको डाल सकते हो। टोटल डिडक्शन है अगर आपको पता है या एम्प्लॉयर ने आपको वो जिनका फिलअप कर रहे हो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया हुआ है तो आप वो डिडक्शन भी उनको प्रोवाइड करा सकते हो। अब टैक्स कन्फर्म्ड कि जो टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स है, कि जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है 9,80,000 रुपये जो डिडक्ट हुआ है वो है। अदर सोर्सेज का जो है आप उन पे डाल सकते हो। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हो। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, ये ध्यान में रखने का है। ये हम बाद में इसी टाइम में आएंगे जब हम जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट हमको करना पड़ेगा, जब हम पेमेंट कर देंगे तो हम इसी टाइम में आएंगे। यही हम बीएसआर कोड, जिस डेट को हम डिपॉजिट कर रहे हैं उस वो चेक का सीरियल नंबर और यहाँ कितना अमाउंट पे किया है वो डालेंगे। तो टैक्स पेड का जो सेक्शन है, यानी ये टैक्स पेड वाला में
जब हम टैक्स पे कर देंगे तो वो डिटेल फिट करने हम इसी टैब में 4th नंबर में आएंगे। अब है वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स, कि हमारा टैक्स लाइबिलिटी का क्या डिटेल बनता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 9,15,000। अब 9,89,000 वहाँ था, बट क्योंकि ऑलरेडी 75,000 का डिडक्शन वगैरह लेके यहाँ टोटल जो हमारा इनकम बनता है 9,15,000 बनता है, ठीक है। राउंड फिगर में 480 हो गया ये। और यहाँ आपका टैक्स कैसे कंप्यूट हुआ है वो दिया हुआ है, आप खुद में भी ये देख सकते हो कि फॉर योर इनकम अप टू 7 लाख तक पे, यानी 3 लाख से 7 लाख, यानी जो 4 लाख रुपया है उस पर 5% है, यानी 20,000 रुपया है। और जो 7 लाख 1 से 10 लाख तक का है उस पर 10% है, यानी 21,548 रुपया टोटल टैक्सेबल इनकम। 41,548 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो मैंडेटरी है, लगता ही है। 4% इस पर्टिकुलर अमाउंट पे लगा है, वो 1,600। और 43,210 रुपया टोटल टैक्स एंड सेस मिला के पेमेंट जो करना है वो इनको पेबल अमाउंट है। तो हम इसको कंफर्म कर देंगे, इतना इस साल टैक्स देना है, ये टैक्स लायबिलिटी है, इतना हमने टैक्स दिया हुआ है, यानी हमको टैक्स देना पड़ेगा जो अमाउंट यहाँ डेफिसिट रह गया, यानी टैक्स लायबिलिटी हमारा 43,210 रुपया का है, और हमने जो इस साल पेमेंट किया है 43,142 रुपया का पेमेंट हमने किया है। ये चारों हेड्स क्लियर हैं, कंफर्म्ड हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ हमें एक स्टेटमेंट वे में दिख रहा है कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, टोटल डिडक्शन, क्योंकि ये सारे डिडक्शन आपको इसलिए जीरो दिख रहे हैं क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम फॉलो किया है। अब चलते हैं, जब हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 70 रुपीज़, हमें 70 रुपये का पेमेंट करना है। तो नीचे आ जाएंगे, एक तो है कि पे लेटर आप कर सकते हैं, आप इसको सेव करके छोड़ सकते हो। दूसरा है कि आप अभी ही इसको पेमेंट करके ख़त्म कर सकते हो। पहले ये 120 दिन तक चलता था कि आप अभी सब कुछ कर लो और पे लेटर करके छोड़ दो और विदिन 120 डेज़ आप कर सकते हो। बट अब है वो उसको रिड्यूस करके 30 दिन कर दिया गया है। अगर 30 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हो तो माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। बट बेटर यही है कि आप पे नाउ कर दो, पे नाउ पे करोगे तो आपको ये एक रीडायरेक्ट करके नया पूरा पेज पे ले जाएगा। यहाँ ऑलरेडी ये आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटो सिलेक्ट होगा क्योंकि ड्यू डेट के पहले है। अगर बाद में होगा तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा असेसमेंट ईयर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड बाकी चीज़ें। आप यहाँ कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ ऑलरेडी वो दिख रहा है कि आपको 70 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। 70 रुपीज़ यू हैव टू पेमेंट। आप यहाँ कंटिन्यू करोगे। हम यहाँ हमें दिख रहा है कि यू नीड टू पे अमाउंट ऑफ 70, तो हम यहाँ पे नाउ पे कंटिन्यू करेंगे। और ये ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आ चुका है, हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बट बाय एनी मीन्स ये यहाँ से काम नहीं कर रहा है, तो हम पहले डैशबोर्ड में चले जाएंगे और जो ई फाइल है वहाँ से ई पे टैक्स में चले जाएंगे। और ऑलरेडी जो भी ट्राई आज के डेट में किया गया है वो यहाँ हमें शो हो रहा है। तो हम एक नया पेमेंट जनरेट करेंगे इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। और जो 25-26 का जो करेंट असेसमेंट का ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ जो भी टैक्सेबल अमाउंट है हम मैनुअली फीड कर लेंगे 70 रुपीज़। फिर इसको कंटिन्यू करके यहाँ मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, पेड बैंक काउंटर जो अब उतना रेलेवेंट नहीं है, आरटीजीएस, या लास्ट में आप यूपीआई भी कर सकते हैं बाय एनी पेमेंट गेटवे। इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी के थ्रू, और आप यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा कि उस पेमेंट के बाद क्या करना पड़ता है। ये पेमेंट मैंने यूपीआई के थ्रू किया है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। आप इसको यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर लोगे। जब आप डाउनलोड करके इस चालान को ओपन करोगे तो जो इम्पॉर्टेंट है वो दो है, एक BSR कोड जो आपको जिसका आपको नीड पड़ने वाला है, ये BSR कोड का, और दूसरा चालान नंबर जो आपको
अंदर डाटा फीड इन करना पड़ेगा, जो आपको अंदर वहाँ इंफॉर्मेशन में जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाला सेक्शन था उसमें आपको वो डाटा फीड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो डाटा यहाँ कैसे फीड होता है। यहाँ डैशबोर्ड में आ जाएंगे, रिज्यूम फाइलिंग, हम प्रोसीड नहीं करके बैक करेंगे। ऑलरेडी जितनी सारी चीज़ें होंगी हम यहाँ पेड टैक्स पेड में आ जाएंगे। यहाँ आ जाएंगे ये वाले टैब में एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में। यहाँ हम ऐड अनदर करेंगे। पहले इसमें BSR कोड जो हमें पता होगा, मेरे केस में BSR कोड जो भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये BSR कोड है 62100110 और 01464 जो चालान नंबर है। तो हम वो इसको यहाँ फीड इन करेंगे। 621010 डेट मंथ ऑफ ईयर वो आज का है, तो उसको एज इट इज़ कर लेंगे। चालान नंबर जो है 01464, ठीक है। और कितना अमाउंट हमने पे किया है वो भी हम डाल देंगे 70। हम इसको सेव कर देंगे। अब ऑलरेडी हमने इसको सेव कर दिया है, हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। अब हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे 0 दिख रहा होगा। पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 70, अभी हमें यू नीड अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ हम प्रीव्यू कर सकते हैं या आप यहाँ कंफर्म करके प्रोसीड टू वैलिडेशन कर सकते हैं। प्लेस आप यहाँ मैंडेटरी है डालना। जैसा देख सकते हैं आप वैलिडेशन जो हमने भरा था 70 रुपीज़, उसके बाद ये वैलिडेशन सक्सेसफुल है। हम JSN फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं या हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं जो भी हमने किया है। अब हम प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए जाते हैं, हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। 3 ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई वाया ITR-V। यानी एक आप जो आपका आधार का OTP है, मोबाइल नंबर है, उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा आप बाद में किसी और चीज़ के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। द आइडियल सिचुएशन वुड बी कि आप आधार OTP या अगर इन केस अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप प्रिविलेज बैंक अकाउंट के थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, या प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट यानी जो पहले से आपने वैलिडेट किया हुआ है, वैलिडेशन दिया हुआ है, उसके थ्रू आप वो कर सकते हो। तो हम सबसे पहले ई वेरीफाई नाउ वाया आधार OTP के थ्रू करके देखते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन होगा कि हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई वाया आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन माई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। तो द आइडियल सिचुएशन तो यही है। बाकी आपके पास DSC है, अगर आपके पास वो सिम ही नहीं है जो आधार से कनेक्टेड है तो आप थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू डीमेट अकाउंट या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, बट हम OTP के थ्रू करेंगे। यहाँ जो भी OTP होगा हम उस OTP को डाल के वैलिडेट करेंगे। जैसे ही ये वैलिडेशन कंप्लीट होगा हम ये कंफर्मेशन मांगेगा, हम इसको सबमिट कर देंगे। हमारा जो सबमिशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। डाउनलोड रिसिप्ट आप कर सकते हो, ये एक रिसिप्ट है जो यहाँ दिख रहा है कि हमने जो भी किया है वो हो चुका है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ आएगा हमने जो भी पेमेंट किया है, या हाँ, अगर हम देखना चाहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी अकाउंट नंबर है यूजिंग पेपर ITR वेरिफिकेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दिस जनरेटेड थ्रू आधार OTP। ये और ये भी प्रूफ है कि ये डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेजमेंट CPC बेंगलुरु नहीं भेजना है, यानी आपका जो ITR है वो अच्छे से भरा जा चुका है और ड्यूली वेरीफाइड हो चुका है। अब आप
इसको चेक करते रह सकते हो कि आगे का जो प्रोसेस है। आप डैशबोर्ड जा सकते हो यहाँ ई फाइल में जाके कि जो आपका ITR स्टेटस है आपने ये आज के डेट में ये फाइल हो चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। अब रिटर्न प्रोसेसिंग जो भी आगे का प्रोसेस होगा, अगर इसके बाद 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आज के डेट में है। अभी ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हुआ है, प्रोसेस्ड अभी नहीं हुआ है। फिर ये प्रोसेस्ड होगा। अगर लास्ट ईयर का देखो तो पहले फाइल्ड है, फिर वेरिफिकेशन है पेंडिंग के लिए, फिर वेरीफाइड है, अंडर प्रोसेसिंग एंड प्रोसेस हैज़ विथ रिफंड ड्यू डेट। साथ में एक डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर लीजिएगा तो इंटीमेशन ऑर्डर जो भी रहता है, इंटीमेशन ऑर्डर बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। इंटीमेशन ऑर्डर आर ऑफ 3 टाइप्स। आपको एक बार जो इंटीमेशन ऑर्डर होते हैं जब आप वहाँ जाओगे तो 3 तरह के होते हैं। एक जो ग्रीन कलर का होता है, एक जो ब्लू कलर का होता है और एक जो रेड कलर का होता है, जो आपके मेल पे जाता है। अगर वो आपकी मेल पे नॉर्मली जो पीरियड रहता है इंटीमेशन लेटर का वो अप टू 9 मंथ रहता है, बट इतना टाइम लगता नहीं, 1 से 3 महीने के अंदर वो आपके अकाउंट पे चला जाता है। विथ अगर वो ग्रीन आया है मीन्स वहाँ लिखा हुआ होगा कि यू हैव अ रिफ़ंड ऑफ असेसमेंट ईयर 24 जो भी साल का है और आपको इतना रिफ़ंड ऐसे मिलने वाला है। अगर वो रेड है यानी जो आपने फ़ाइल किया है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और इंटीमेशन लेटर जब आप ओपन करोगे तो उसमें दोनों दिया होता है कि एक जो आपने फाइल किया है, दूसरा जो गवर्नमेंट कैलकुलेट की है कि एक्चुअल में ये कैलकुलेशन होना चाहिए था और आपने ऐसे कैलकुलेशन किया है। सो बाय दिस मीन्स आपको या तो टैक्स हमको वापस से देना है या गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड करेगा। अगर वो ब्लू में आता है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे ग्रीन पट्टी है, अगर वो ब्लू में आता है मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफ़ंड और एनी डिमांड, वो न्यूट्रल है, ब्रेक इवन पे है। सो ITR 1 का फुल प्रोसेस यही है फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट कि आप इसको भर सकते हो। एंड डू चेक योर इंटीमेशन लेटर इन योर ईमेल, ताकि उससे आपको पता लगेगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें, या हमें रिफ़ंड मिलने वाला है तो कितना रिफ़ंड मिलने वाला है। आप अपना रिफ़ंड का जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हो, होम टैब पे जब आप जाओगे तो ऑलरेडी यहाँ नो योर रिफ़ंड स्टेटस आता है। ऑल्दो आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हो कि जो मैंने फ़ाइल किया है वो उस पर जो मेरा रिफ़ंड बनता है वो आ चुका है या नहीं, या वो कब तक आएगा। थैंक यू। तो ये पूरा प्रोसेस था ITR 1 का। डेफिनेटली आई विल कम वेरी सोन विद द वीडियो ऑफ ITR 4 प्रोसेस। डिट्टो ऑलमोस्ट सेम ही है, खासकर जो वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें हैं, जो भरने का थोड़ा तरीका होगा वो बिल्कुल चेंज होगा। तो जल्द मिलते हैं।